जीवन की सारी प्रथम भावनाओं से भरे इस अनाथालय के सबसे बड़े कमरे में राघव रहता था। वह भी साधारण व्यक्तियों की तरह एक दफ्तर में नौकरी कर अपना राशन पानी संभाल लेता था। उस अनाथालय की पूरी व्यवस्था का भार वैशाली और निर्मला पर था। वैशाली और राघव बड़े अच्छे मित्र थे। राघव मंडुआडिया के इस गांव में 1 वर्ष पहले आया था। एक दिन जब वैशाली अनाथालय के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही थी, तब उसकी नजर राघव के कमरे पर पड़ी, जिससे रोशनी आ रही थी। वैसे तो राघव वैशाली के सुबह उठने से पहले ही दफ्तर के लिए निकल जाता था और साय देर से आता था। अगर राघव दफ्तर गया है तो फिर कमरे में कौन है, यह सवाल वैशाली के दिमाग में खटका। उसने पढ़ाई को रोका, बच्चों की छुट्टी की और राघव के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे की सिटकनी अंदर से बंद थी। उसने दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अलमारी खुलने वह बंद होने की ध्वनि आई। वैशाली ने बिना सोचे समझे दरवाजा खटखटाया। 2 से 3 बार लगातार खटखटाने के बाद वैशाली ने राघव का सकपकाया हुआ चेहरा देखा और गई। राघव ने अपनी आवाज को काबू में लाने की कोशिश करते हुए बोला, आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मुझे बच्चों को पढ़ाना था, इसलिए जल्दी उठी। तुम क्या कर रहे हो ऐसे चोरों की तरह अपने कमरे में घुसकर? अरे वो आज शर्मा जी ने छुट्टी दे दी, राघव ने बोला। वैशाली को पता चल चुका था कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी भी झूठ बोलना नहीं सीख पाए हो, यह कहते हुए वैशाली राघव को धक्का देकर कमरे में घुस आया। वह तो ऊपर वाला ही जानता है, राघव ने खुद से कहा। वैशाली कमरे में घुसी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। कमरे का सारा सामान उथल था और एक बड़ा कपड़े का बैग जमीन पर रखा था। बैग को दूर से देखने पर वैशाली को कुछ कपड़े व किताबें दिखी। राघव की अभी भी सांस फूल रही थी और उसके दोनों हाथ पीछे थे। ध्यान से देखने पर वैशाली ने देखा कि उसने अपने हाथों में कुछ दबा रखा है। तुम्हारे हाथों में क्या है? वैशाली ने पूछा। राघव ने उस पर ध्यान न दिया और बैग में बाकी सामान डालने में जुट गया। वैशाली चौंक उठी। उसने राघव का इतना अजीब रूप आज तक नहीं देखा था। अब राघव और वैशाली आमने सामने खड़े थे। तुम फिर से अनाथालय छोड़ने की सोच रहे हो? वैशाली ने पूछा। राघव ने अपना मुख झुका लिया। बातें बतानी ही पड़ेंगी। इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम किसी वजह से परेशान हो। हर 2-3 दिन छोड़ के तुम्हें यहाँ से जाने का भूत सवार होता है। आखिर क्या बात है? वैशाली ने एक सांस में पूछा। कुछ नहीं, बस मेरा बनारस ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, अचानक से वैशाली ने ऊंचे स्वर में कहा। अरे पता नहीं, शर्मा जी कुछ भी करते रहते बड़े अजीब है। राघव के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह एक जंग से हार कर आया हो। उत्तर सुनने के बाद भी वैशाली कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद राघव ने पूछा, तुम्हें और कुछ पूछना है? वैशाली उस बैग से एक कदम पीछे हटी और उसने पूछा, मेरा पहला सवाल यह है कि तुम अपने हाथों में क्या छिपा रहे हो? तुम्हारे इस सवाल का उत्तर ही सारे सवालों का जवाब दे देगा। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया। राघव अपने बिस्तर पर बैठा और वैशाली को भी बैठने की इजाजत दी। वैशाली ने देखा कि राघव के हाथ में इतने वक्त से एक तस्वीर थी जिसको उसने बैठने के बाद उसने अपने पीछे रख दिया था।
यह बात 1 वर्ष पुरानी है, जब मैं इलाहाबाद में नौकरी करता था। मैं एक साधारण सिल्क साड़ी के विक्रेता की दुकान पे सेल्समैन था। हमारी दुकान पूरे इलाहाबाद में प्रसिद्ध थी। लोग दूर दूर से आकर हमारी दुकान से सामान खरीदते थे। एक दिन कानपुर शहर के एक बहुत नामी नेता आशुतोष टंडन हमारी दुकान पर अपनी महिला कर्मचारी को लेकर आए। मैं उस समय एक व्यक्ति को साड़ी दिखा रहा था। उनकी कर्मचारी को जब मैंने देखा तब पता नहीं अचानक मेरे मन में कुछ अजीब सा हुआ, जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कुछ मिनट तक उसको देखता ही रह गया। मासूम चेहरा और उन बड़ी बड़ी आंखों में मैं खुद को देखने लगा था। नेता साहब मालिक से कुछ बहुत गंभीर बात कर रहे थे और उनकी कर्मचारी उनके बगल में खड़ी थी। अचानक से मालिक ने मुझे बुलाया। मैं दौड़ते हुए उनके पास गया। राघव, ये टंडन जी, इन्हें अपनी बहन की शादी के लिए लहंगे देखने हैं और इनको इलाहाबाद दर्शन कराने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। मालिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि 1 साल की मेहनत का फल मुझे आज मिल गया। मैंने सोचा कि मालिक से इलाहाबाद दर्शन की तारीख पूछ लूं, पर पता नहीं उस सही कुछ अजीब सी जैक ने मुझे रोक दिया। 2 दिन तक मैं दुकान पर लहंगे अलग करता रहा और उस महिला कर्मचारी के बारे में सोचता रहा। तीसरे दिन जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान पहुंचा, तब मैंने देखा कि एक सफेद रंग की मारुति दुकान के बाहर खड़ी हुई है। दुकान के अंदर जाने से पहले ही मैंने शीशे से वह 2 आंखें पहचान ली थी। मैं दुकान के अंदर गया और मालिक ने मुझे चाबी थमा दी और टंडन जी को ले जाने का आदेश दिया। मैं बाहर गया और टंडन जी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल वाली जगह पर वह महिला कर्मचारी और पीछे टंडन जी बैठे थे। मेरी आंखों में उस पीली साड़ी की चमक आ रही थी और उस गोरे मुख को देखने को मेरा जी तड़प रहा था, लेकिन पीछे टंडन जी को देख मेरी रूह कलप जाती। अचानक टंडन जी ने मुझसे पूछा, अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? टंडन जी की आवाज में बहुत क्रोध था। संगम की तरफ, मैंने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उनकी क्रोध भरी ध्वनि सुनकर जो मेरा शरीर कंपा था, उसे देखकर उनकी कर्मचारी के मुख पर हंसी आई, जो मैंने अपनी बाई आंख के एक कोने से देख ली थी। इससे पहले कि नेताजी कुछ और बोलते, उनके फोन की घंटी बजी। वो फोन पे बात करने में व्यस्त हो गए। उनके साथ एक दिन रह के देख लीजिए, क्रोध की आदत अपने आप पर जाएगी। मौके का फायदा उठाते हुए उनकी कर्मचारी ने कहा। इतनी मीठी ध्वनि सुनकर मेरे मुंह से कुछ न निकला। मैं बस हल्का सा हंस दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। टंडन जी अभी भी फोन पर लगे हुए थे। कुछ मिनट की और शांति और हम संगम पहुंच गए। मैंने टंडन जी के लिए तुरंत उतर के दरवाजा खोला और उनको इस जगह के इतिहास के बारे में बताने लगा। मैं उन्हें किले की तरफ ले ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उनकी महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति से दूर खड़े परेशान स्वर में बात कर रही है। मेरा मन उसकी तरफ खिंच गया।